जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, हमको मिटा सके ज़माने में ये दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, हम ज़माने से नहीं। कभी कभार कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जो अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को इतने समर्पण से, इतनी सादगी से, इतनी शुचिता से और इतने संकल्प के साथ निभाते हैं कि वो अपने आप में प्रतिमान हो जाते हैं। तो जब कभी कोई आदमी उस दायित्व को संभालता है तो उसको लगता है कि मुझे उसके जैसा होना चाहिए। और आज न्यूज़ रूम में जिस मेहमान से मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूँ, उन्होंने देश में पुलिस सेवा में अपना पूरा लंबा जीवन दिया है। उत्तर प्रदेश के आप डीजी रहे, आप अलग अलग फोर्सेस यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स होती है उसमें और पुलिस में आप बड़ी जिम्मेदारियों पर रहे और आपने जो काम किए उसका जिक्र बार बार होता है। जब कभी भी कोई ऐसा दिलेरी से भरा, जिंदादिली से भरा पुलिस महकमे के भीतर कोई काम आता है या कोई कामयाबी हासिल होती है तो आपका नाम लिया जाता है कि उनकी तरह का ही है। डीएस चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू राणा जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। एक लंबा करियर से रहा पुलिस सर्विस में आपका, चाहे सेंट्रल पुलिस हो, स्टेट पुलिस हो। इस पूरे करियर में आपको ऐसा क्या लगा कि ये जो मेरी पूरी सेवा थी या मेरी ज़िंदगी की जो मुराद थी वो पूरी हो गई? कोई ऐसा काम, कोई ऐसी उपलब्धि, कुछ ऐसा जो बार बार आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये मैंने अपनी सर्विस का पिनकल हासिल किया? देखिए राणा जी, पुलिस सेवा जो है ये एक मैराथन रेस की जैसी होती है। आप जब एंटर करते हैं आपको पता होता है कि ईश्वर ने अगर कृपा की और आप ठीक ठाक रहे तो इस तारीख को आप रिटायर होंगे। और ये औसतन पीरियड हर आईपीएस अफसर की लाइफ में 34 से 36-37 साल का होता है। तो ये एक एवरेज 35 साल की मैराथन रेस है और इस रेस में कई उतार चढ़ाव आते हैं। हमेशा ये नहीं होता कि आप पीक पे रहते हैं, कई बार आपको सेटबैक्स भी होते हैं, आपको नॉट सो पब्लिक जो ओपिनियन होता है उसके हिसाब से आप हल्के पोस्टिंग्स पे भी आप करते हैं। तो ऐसे कई एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में आते हैं जिसमें आपके ऊपर छाप छोड़ कर जाते हैं। और मुझे करियर की शुरुआत में ही ये मौका मिल गया जब मैं सहायक पुलिस अधीक्षक था अलीगढ़ में। और ये 89 की बात है, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कर रहा था। श्री आर.एस. ढिल्लन एसएसपी अलीगढ़ हुआ करते थे, बहुत ही ब्रेनी पुलिस अफसर थे। और उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन पीक पर था और उसी समय राइट हुआ अलीगढ़ में। ऑफिशियली करीब 150 लोग उसमें मरे थे, ये ऑफिशियली क्लेम था डेटा में। तो वहाँ जो आपने मनुष्य का जो सबसे ख़राब साइड होता है वो देख लिया था। और उसको कंट्रोल करने के लिए जो आप यूज़ ऑफ फोर्स करते हैं, कैसे करते हैं, लाठीचार्ज कैसे करते हैं, फिर उसके ऊपर जाते हैं, फायरिंग करते हैं, लोगों को काबू करते हैं, शांति व्यवस्था कायम करते हैं। तो इस तरह का एक्सपीरियंस जीवन के शुरुआत में ही हो गया था। और तब आप देखते हैं कि फोर्स कैसे अभाव में काम करती है। कई बार फोर्स को 2-2 दिन तक खाना नहीं मिलता है क्योंकि आप लगातार कर्फ्यू को इन्फोर्स कर रहे हैं, नहाने का टाइम नहीं मिलता, खाने का टाइम नहीं मिलता। तो फोर्स किन परिस्थितियों में करती है काम? और जब मैं फोर्स की बात कहता हूँ तो वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स, इनकी होती है। अफसर तो फिर भी कहीं ना कहीं मौका पाके अपना कुछ व्यवस्था कर लेता है, पर फोर्स की व्यवस्था करना ये अफसरों का ही काम होता है। तो कई बार हम नहीं कर पाते हैं, पर फोर्स मोर्चे से नहीं हटती। कोई भी पुलिस ऑफिसर जब आता है तो उसका सपना होता है कि मैं डीजी बनूं, और आप उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के डीजीपी रहे। आप तब रहे जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनके तहत आप डीजीपी हुए। आप तब रहे जब विधानसभा में
योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ये घोषणा की कि मैं यहाँ गुंडे मवालियों अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा। उसमें आपने अपने मुख्यमंत्री को सुना होगा। जब विधानसभा सत्र चलता है तो डीजीपी अमूमन टीवी लगा के मॉनिटर करता है कि अच्छा। विधानसभा की प्रोसीडिंग्स में क्या हो रहा है। और ये दोपहर का समय था, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, टीवी चल रहा था, मैं अपने काम भी कर रहा था, फाइलें निपटा रहा था। तो सीएम साहब बोलने के लिए खड़े हुए और जब उन्होंने बोला कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, तो जब ये मैंने उनका वक्तव्य सुना और काफ़ी गुस्से में बोल रहे थे, मैंने तुरंत इंटरकॉम पर एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश को बुलाया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को बुलाया और उनके साथ में तुरंत मीटिंग की और उनको मैंने बताया कि आज शाम को हम लोगों को काफ़ी टाइट सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, अभी से कार्य योजना बना लीजिए, तैयारी कर लीजिए। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। शाम को मीटिंग बुलाई सीएम साहब ने और उन्होंने कहा कि ये मेरा संकल्प है और जिसको आपको पूरा करना है कि माफिया को उत्तर प्रदेश से नेस्त नाबूद करना। शाम को मीटिंग उन्होंने कर ली उसी दिन। तो ये मीटिंग प्रोटोकॉल का पार्ट है, यानी कि हर मुख्यमंत्री करता है या फिर योगी जी करते हैं? ये देखिए, सभी मुख्यमंत्री इस तरह की मीटिंग नहीं करते हैं। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखा। योगी आदित्यनाथ क्यों है, इसके पीछे अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि वो 24 घंटे काम करते हैं। ये हो सकता है कि आपका अपने विचारों के अनुरूप उनको आप इतना अच्छा ना पाते हो, आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो, लेकिन जब आप बारीकी से स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि वो बहुत परिश्रम करते हैं। वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अपना हठ योग करते हैं, उसके बाद में अखबार लेके जो 15-20 अखबार आते हैं वो लेके बैठ जाते हैं, फिर उसमें वो एक एक खबर मॉनिटर करते हैं और उसी समय वो फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। कितने बजे? ये सुबह 7:30-8 बजे उनका फ़ोन आ जाता है कि ये बच्ची के साथ रेप हुआ, आपने क्या किया डीजीपी साहब। अगर आपने उनको संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो डांट पड़ना निश्चित है। उसके बाद में फिर वो मीडिया की मीटिंग बुलाते हैं, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन और उनके मीडिया सलाहकार, उसमें वो प्रमुख इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं और बहुत ऐसा कोई अर्जेंट इशू आता है तो तुरंत डीजीपी और होम सेक्रेटरी को बुला लेते हैं 9:30-10 बजे और उस पर फिर कार्य योजना बनाते हैं। और शाम को फिर यही मीटिंग 9 बजे होती है जिसमें वो प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं कि आपने क्या कार्रवाई की। और आप ऐसे नहीं उनको बता सकते, आप उनको कहानी नहीं बता सकते, वो आपको मिनट टू मिनट और स्टेप बाय स्टेप पूछेंगे कि आपने क्या किया, आपके सब इंस्पेक्टर ने क्या किया, आपके डिप्टी एसपी ने क्या किया, जिसकी वजह से उनकी ये यूएसपी है और जो मुझे लगता है कि आज भी कायम है कि वो ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम है उनका। ये मैंने अपने आईपीएस की सर्विस में पहला चीफ मिनिस्टर देखा जिनकी प्राथमिकताओं में था कि क्राइम के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस हो, और यही उनकी यूएसपी बना हुआ है, यही उनकी राजनीतिक इमेज बना रहा है जनता के माइंड में। 22 का जब इलेक्शन हुआ था और मैं डीजी इंटेलिजेंस था तो मैंने उनको बताया था कि आपका बुज़ुर्गों में, महिलाओं में और बच्चियों में आपकी बहुत अच्छी इमेज है और वो आपको पूरा 100% आपको सपोर्ट करेंगे और चुनाव में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, बीजेपी के लिए काफ़ी टफ है और जो दूसरी प्रिंसिपल पार्टी है यूपी की समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा करेगी। पर हमने इंटेलिजेंस के अपने रिपोर्ट्स के अनुरूप उनको बताया था, इंटेलिजेंस का काम, अगर आप अपना कान ज़मीन पे रखते हैं, लोगों से आपके इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स का संपर्क रहता है, तो आपको पूरा जैसे आईना में आप अपनी सूरत देखते हैं वैसे आप बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, जनता किस ओर जाएगी, ऊँट किस ओर करवट लेके बैठेगा,
आप एग्जैक्टली बता सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपके डिपार्टमेंट का हार्ड वर्क, एक एक इंटेलिजेंस के कर्मचारी का, अधिकारी का हार्ड वर्क होना चाहिए और वेल डायरेक्टेड हार्ड वर्क होना चाहिए। मिस डायरेक्टेड हार्ड वर्क से नहीं चलेगा। तो वो आप करते हैं तो आप एक्यूरेटली बता सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, गवर्नमेंट के क्या वीक पॉइंट्स हैं। आप स्वैट एनालिसिस करिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, उसके आधार पर आप एग्जैक्टली बता सकते हैं और आप अच्छे इनपुट दे सकते हैं। आप वैल्यूएबल हो सकते हैं एक पॉलिटिकल लीडर के लिए। पॉलिटिक्स करना उनका काम है, पॉलिटिक्स करना इंटेलिजेंस का काम नहीं है। ये उनका ब्रेड एंड बटर है, वो उनको ही करना पड़ेगा और वो करते हैं। हमारा काम है जो आपका चार्टर होता है, जो आपकी ड्यूटीज़ होते हैं, उसके अनुरूप उनको रिपोर्ट देना। तो हम लोगों ने किया, वी डिड इट। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब इसको जितना आपने कहा है उसको 3 टुकड़ों में मैं रखता हूँ। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ वो सुबह सुबह अखबार पढ़ते ही डीजीपी को फ़ोन कर देते हैं। बहुत संभव है कि 10 बजे के आसपास फिर बुला भी लेते हैं। शाम की मीटिंग में पूछते हैं कि आपने उस पर किया क्या है। तो अब इतना लगातार अगर मुख्यमंत्री डीजी के संपर्क में है तो मुख्यमंत्री कितनी दफ़ा फ़ोन डीजीपी को आता होगा? औसत जब कोई इश्यू होता है तो इन चीफ मिनिस्टर के साथ में ऐसा था कि यू कैन एक्सपेक्ट कि दिन में 3 या 4 बार वो फ़ोन करेंगे। अच्छा, क्योंकि उनकी बहुत इंटेंसिव मॉनिटरिंग रहती है, वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। एज आईपीएस अफसर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि भाई इतनी स्ट्रांग मॉनिटरिंग हो गई, बट इट इज़ ट्रू, इट इज़ अ फैक्ट, यू हैव टू डील विद इट। अगर आपको उस सीट पे बैठना है, फिर काम करना है, तो आपको डील करना पड़ेगा। तो उनका बहुत स्ट्रांग मॉनिटरिंग रहता है। आप यूपी पुलिस नहीं बल्कि सेंट्रल पुलिस में भी अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। आप सीआरपीएफ में रहे, छत्तीसगढ़ में रहे, नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन प्रहार, उसको आपने लीड किया। बतौर आईजी थे, राजनाथ सिंह गृह मंत्री तब हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को लेकर के आपका अपना अनुमान क्या है? क्योंकि भारत के लिए एक बड़ा थ्रेट, एक बड़ा खतरा लंबे समय से नक्सल रहे। नक्सल आंदोलन, नक्सली और इनको पोसने पलवाने वाली व्यवस्था भारत के लिए लगातार खतरा रहे हैं। नक्सलियों को आप भारत के लिए कितना बड़ा थ्रेट मानते हैं और आपका उस समय छत्तीसगढ़ में निजी अनुभव क्या रहा? मैं करीब 2015 के समय वहाँ पोस्ट हुआ था। आदरणीय राजनाथ जी होम मिनिस्टर थे और रमन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। जो सीपीआई माओइस्ट की जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी विघटनकारी आइडियोलॉजी है और देश के लिए सबसे बड़ा थ्रेट थी ये। और ये क्लियर था कि अगर हमने उनको काबू नहीं किया तो ये देश के विघटन का कारण बनेगा जो है। और साथ साथ वो वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं और किसी को मारने में कभी गुरेज नहीं करते। छत्तीसगढ़ में उस समय काफ़ी टफ कंडीशंस थे, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, और काफ़ी घटनाएं भी हुई, हमारे जवानों का एम्बुश भी हुआ। लेकिन राजनाथ जी उस समय होम मिनिस्टर थे और आए थे जब एम्बुश हुआ था बुरकापाल का, मुझे याद है। तो वो काफ़ी संयम उनका था और धैर्य था उनके अंदर। ऐसे समय पे जब आपका नुकसान होता है तो सब लोग आपके पीछे पड़ते हैं, लेकिन राजनाथ जी ने बहुत धैर्य का परिचय दिया। और रमन सिंह जी ने बहुत मजबूत चीफ मिनिस्टर थे। वो मीटिंग आज भी मुझे याद रहती है जब राजनाथ जी ने मीटिंग उनके अध्यक्षता में हुई थी एज होम मिनिस्टर, और ये इसका विश्लेषण किया जा रहा था कि एम्बुश क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या आपकी कमजोरी है। तो राजनाथ जी ने कहा कि नहीं, हमें इससे विचलित नहीं होना है और हमें जोखिम उठा के और फिर लड़ना है खड़े होके। और रमन सिंह जी ने एक बात कही थी, मुझे आज भी याद रहती है। उन्होंने होम मिनिस्टर साहब को कहा था कि अगर हमें इस लड़ाई में नुकसान उठाने का हमारे अंदर मादा नहीं है तो हमें ये लड़ाई भूल जानी चाहिए। इस लड़ाई में नुकसान ज़रूर होगा,
लेकिन जो नुकसान उठाने का मादा रखता है वही विजय पाएगा। और आप ये देखिए कि 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई और एक पॉलिसी क्लैरिटी आई है उसमें, और ऑल आउट सपोर्ट किया गया फोर्सेस को। जो प्लान्स हम लोगों ने उस समय बनाए थे, एक्सटेंसिव प्लान्स बनाए थे। मेरे काउंटर पार्ट दुर्गेश माधव अवस्थी हुआ करते थे डीजी नक्सल छत्तीसगढ़ पुलिस में, तो हम लोगों ने मिलके ये प्लान बनाए थे कैसे जंगल में और अंदर पेनिट्रेट करना है, कैसे और बॉर्डर पोस्ट खड़े करने हैं नए नए। बहुत खतरा था, लेकिन हम लोगों ने इस पे कहा कि जब तक आप ऐसे इस प्लान पे नहीं चलेंगे आप इसको नहीं काबू पाएंगे। और ये मेरे लिए बहुत सुखद बात है कि वही प्लान कमोबेश उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया गया। एडिशनल बटालियंस आएंगे और फोर्सेस को अंदर डिप्लॉय किया गया। स्टेज बाय स्टेज कैंप आगे बढ़ते चले गए और उनके कोर एरिया में पहुंच गए हम। और आज ये आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, इन्होंने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत अच्छा है। एकदम क्लैरिटी है कि नहीं, आपको ये टारगेट है, आपको ख़त्म करना है। अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे ख़त्म करते हैं। तो सरेंडर्स हो रहे हैं, लोग जिन्होंने सरेंडर नहीं किया वो हथियार उठा रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं। और मुझे अब ऐसे लगता है, मेरा असेसमेंट है कि वी कैन ईजिली से एंड अनाउंस कि नक्सलिज्म इज़ ओवर इन इंडिया। तो यह जो गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल जाकर के घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 को देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, आप मानते हैं कि ये होने वाला है? मेरे हिसाब से तो हो गया है। इट इज़ जस्ट दैट दे आर वेटिंग टू अनाउंस इट। लेकिन अभी हिडमा मारा गया, या उसके बाद 2-3 बड़े नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। लेकिन बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इस इलाके में आज भी वो एक्टिव हैं। तो 2 महीने का फासला है, 2 महीने के भीतर या 3 महीने के भीतर यह सब कुछ पूरे भारत से ख़त्म हो जाएगा और नामो निशान मिट जाएगा। क्या आपको भी यह भरोसा है? देखिए, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी टॉप लीडरशिप ख़त्म हो गई है और जो उनके डिटैचमेंट्स कुछ बचे हुए हैं उनमें वो फायर पावर रहा नहीं है। उनकी मिलिट्री कमीशन जो थी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, वो नेस्तनाबूद कर दी गई है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बहुत क्लैरिटी के साथ में, बहुत स्ट्रेंथ के साथ में सपोर्ट किया है और अमित शाह जी को ये क्रेडिट जाएगा कि नक्सल समस्या अगर भारत में समाप्त हुई है तो उनके नेतृत्व में हुई है। ये ठीक है कि सबका कंबाइंड एफर्ट है और कांग्रेस सरकार में भी काफ़ी इस पे काम हुआ, फिर बीजेपी सरकार में काम हुआ, क्योंकि एक दिन में तो ख़त्म नहीं हुआ है, एक डिकेड से ज़्यादा लग गया, 2 डिकेड लगे हैं। 20 साल से हम लोग उनसे लड़ रहे हैं और सभी ने कुछ न कुछ उसमें ऐड किया है और एक टीम वर्क के रूप में काम किया है। और पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बाद भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देश की मेजर पार्टीज़ ने इस समस्या को यूनाइट होके टैकल किया है, हैंडल किया है। बट क्रेडिट विल ऑब्वियसली गो टू अमित शाह जी, क्योंकि उनके कार्यकाल में हुआ है और मार्च तक तो डेफिनेटली ख़त्म हो ही जाएगा। मेरे हिसाब से तो ख़त्म हो गया है, बट दे विल अनाउंस इट इन द मार्च। 2-4 एलिमेंट रह गए, वो भी या तो सरेंडर कर दिए जाएंगे या मार दिए जाएंगे। आपने वैरायटी ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं। आप एसएसबी में भी रहे और सीमा सुरक्षा बल भारत नेपाल सरहद पर सक्रिय रहता है, उसके पास भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब नेपाल हमारे लिए एक बड़ा ख़तरा हो गया है, क्योंकि उधर से भी आतंकवादियों को भारत में घुसाने या ड्रग्स ट्रैफिकिंग का धंधा भी नेपाल की तरफ से होने लगा है। यह भी अब लग रहा है कि जो डेमोग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं सीमावर्ती ज़िलों में, उसमें नेपाल के भीतर से साजिशें हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हो रही हैं, उनका भी एक रोल है। जब आप एसएसबी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और आज एसएसबी के सामने चैलेंजेस हैं, क्या फ़र्क लगता है आपको? कि जब मैं एसएसबी में था, पटना फ्रंटियर में 2010 में था, तो ये जो खतरे हैं ये शूट ले रहे थे। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ड्रग की तस्करी, काउंटरफेट करेंसी की तस्करी, फिर मिलिटेंट लोगों का मूवमेंट, ये सब नेपाल बॉर्डर से हो रहा था। और इसीलिए जब कारगिल की लड़ाई ख़त्म हुई थी, उसके बाद में सुब्रमण्यम कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि 1 बॉर्डर 1 फोर्स, उस तरह के गठन किया जाए, जिसमें सीआरपीएफ को इंटरनल सिक्योरिटी, बीएसएफ को
पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर दिया गया, एसएसबी को नेपाल बॉर्डर दिया गया और आईटीबीपी को चाइना बॉर्डर दिया गया और रोल डिफाइन किया गया और इसी के अनुरूप अपने आप को तैयार करने के लिए कहा गया। तो एसएसबी ने बहुत बखूबी अपने आप को तैयार किया। एसएसबी के अंदर इंटेलिजेंस एलिमेंट बहुत स्ट्रांग था क्योंकि पुराने रोल में वो इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में काम करते थे और इसको काफ़ी बखूबी टैकल किया। लेकिन जो देश के दुश्मन है उनकी एनसर्कलमेंट की पॉलिसी है कि भारत को ऐसे घेरो आप, तो उसमें ये बॉर्डर पे पॉपुलेशन डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश करना, चिकन नेक में डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश करना, तो ये देश के दुश्मन प्लानिंग कर रहे थे और उसमें एसएसबी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है उनको काफ़ी हद तक कंटेन करने में, कंट्रोल करने में, और अभी भी इस पे सतत हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। उमेश पाल हत्याकांड के समय आप डीजी पुलिस थे, आपको लगता है कि वो पूरी की पूरी साजिश, जैसा कहा जाता रहा कि बरेली जेल में ही रची गई? अतीक का भाई अशरफ, मोहम्मद अशरफ वहाँ बंद था और अतीक और उसका भाई अशरफ ये समझ लीजिए उनका मतलब जनरल था फुट सोल्जर्स का, जितने उसके पास बदमाश थे उनका वो कमांडर था और सारी प्लानिंग अशरफ करता था। फिर अपने भाई से क्लियरेंस लेता था, भाई ओके बोलता था और अतीक अहमद ने इसको ओके दिया, तभी ये हत्या की गई। उसमें हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हुआ था। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था डिपार्टमेंट को। कोई भी पुलिस फोर्स अगर अपने पुलिसकर्मी की हत्या पर बदला नहीं लेता तो वो पुलिस फोर्स जिंदा नहीं है और वो अधिकारी जिंदा नहीं है। उसको ये तो टॉलरेट नहीं करना चाहिए। बदमाश बदमाशी करे वो समझ में आता है, पर पुलिस के ऊपर आंख उठा के देखे तो उसकी आंख निकाल लेनी चाहिए। तो अतीक के बेटे के बारे में टिप ऑफ कैसे मिला आप लोगों को? आपने कहा कि इनकाउंटर कर दिया उसका। हम लोगों को जो है, हम लोग टेक्निकल इंटेलिजेंस तो एनालाइज कर ही रहे थे, जो मोबाइल नंबर्स वो लोग यूज़ कर रहे थे, पर सफलता हमें फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस से मिली। उन्हीं का एक आदमी जो ये चाहता था कि हमें एश्योरेंस मिल जाए कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो हमें पूरा बता रहा था। तो उसी के आधार पे हमारी पुलिस फोर्स को सक्सेस मिली और हमने जो चीफ मिनिस्टर का वादा था असेंबली में वो पूरा किया। हमने वो पूरा गैंग मिट्टी में मिला दिया। तो अतीक की बीवी का आता पता नहीं चलता है। जिन लोगों को आप तलाश रहे हैं उनमें से वो भी हैं। अतीक की बीवी का क्राइम में काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन था, लेकिन हम लोगों की ये सोच थी कि जो मेन ये है उसको हमें पहले टारगेट करना चाहिए। सपोर्टर्स को और जो आउटर सर्कल में रह के सपोर्ट करते उनको पहले टारगेट नहीं करना चाहिए। हमने कहा सीधे कोर को टारगेट करो पहले। दो तरीके होते हैं किसी लड़ाई लड़ने के, या तो आप पेरिफेरी से लड़िए या सीधे आप न्यूक्लियस पे हमला करिए। तो हमने न्यूक्लियस पे हमला करने की रणनीति बनाई थी और वो किया। बाकी उसके अपने जो कर्म है कानून उसको देखेगा, अपने आप पनिश पे करेगा। हमला तो अतीक अशरफ ही थे, तो क्या अतीक अशरफ को जिस तरीके से मारा गया था वो वाकई हत्या है या फिर वो कोई इत्तेफाक हो गया? मैं ये कहूँगा कि उनको उनके कर्मों की सज़ा ईश्वर ने दी। उस सज़ा को कैसे तय किया गया? सज़ा तो ईश्वर ही तय करता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, दुशासन कैसे मारा जाएगा, दुर्योधन कैसे मारा जाएगा, जरासंध कैसे मारा जाएगा, ये तो भगवान कृष्ण ने तय किया था, पांडवों ने नहीं तय किया था। तो भगवान कृष्ण की मर्जी है कि ये कैसे मरेंगे, तो वैसे ही मरते हैं। तो ये जो दो आकर के मारने लगे, गोली चलाने लगे, वो भगवान कृष्ण की मर्जी से ही चलाने लगे? सारा ईश्वर की नियति से ही होता है और आपके कर्म आपको जरूर आपका पीछा करते हैं और आपको जो है उसी का दंड मिलता है। चौहान साहब, एक बात लोग पूछते हैं तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि पुलिस वहाँ है, उनको जहाँ से गाड़ी पर बिठाया जाना चाहिए था वहाँ गाड़ी पर नहीं बिठाया गया, उनको चला करके कहीं लाया गया खुली जगह तक, वहाँ हमला करना बड़ा आसान था। पुलिस चाहती तो हमलावरों को गोली मार सकती थी, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ के और गिराया।
इसमें कई तरह के संदेह भी पैदा होते हैं और वो सवाल इसी लिहाज से पूछे भी जाते हैं। आप डीजी रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, इसका जो आपका दूसरा सवाल था उसका जवाब मैं पहले दूंगा कि पुलिस वहाँ थी, पुलिस न्यूट्रलाइज कर सकती थी। अगर पुलिस न्यूट्रलाइज कर देती तो आप ही सबसे पहले कहते कि पुलिस ने जानबूझ के मार दिया ताकि कोई गवाही न बचे, कोई सुराग न बचे। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ, कभी आपने देखा है कि अच्छे साधु या संत को इस तरह से आके किसी ने मारा हो? तो बदमाश ही बदमाश को मारता है। दाऊद के जितने बदमाश शूटर मारे गए थे वो दूसरे बदमाशों ने ही मारे, जी। कुछ पुलिस ने मारे। तो ये तो नियति का खेल है, तो वैसे ही होता है। ये टी.एस. चौहान साहब, एक शेर है ना कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो समाज में अगर आप बहुत बेहतर हैं, आप अच्छा करते हैं, आपका आचार विचार व्यवहार ठीक है, तो आपको ख़तरे कम होते हैं। आप बदमाश हैं तो आपके लिए जोखिम हर वक्त है। चौहान साहब कह रहे हैं। सर, बहुत दिलचस्प बातचीत आपके साथ है और ये बातचीत लंबी भी जा सकती है, क्योंकि आप जिस तरीके से सुना रहे हैं वही अपने आप में बहुत रोचक है। फिर कुछ अगले प्रसंग के लिए बातचीत को हम यहीं रोकते हैं सर। थैंक यू लॉट सर, थैंक्स लॉट सर। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया इतने प्रेस्टिजियस न्यूज़ चैनल में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स, थैंक्स।